नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सियासत और अदालत से सफाई कर्मियों को मिली राहत, राहुल गांधी ने याद दिलाई ताकत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने जारी की राशि। फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर की मुश्किलें बढ़ी, आपने आंतरिक लोकपाल को सौंपी जांच। विपक्ष ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। भागलपुर में तोमर के खिलाफ प्रदर्शन। सीबीएसई के प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे पर रोक रहेगी जारी, दोबारा परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट 15 जून को करेगा फैसला। 6 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर। बॉम्बे हाई कोर्ट का मैगी पर रोक हटाने से इनकार, एफएसएसआई को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। नेस्ले ने कहा तीसरी दुनिया से इतर भी मैगी के दीवाने। बैंक कर्ज जल्द सस्ता होने की आस, आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सख्ती के बाद बैंकों ने ब्याज दर में बड़ी कटौती का दिया भरोसा, केंद्र ने बढ़ते एनपीए पर मांगा जवाब। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। घर, ऑटो और दूसरे कर्ज की ईएमआई दे रहे लोगों को जल्द राहत की खबर मिल सकती है। इस साल 3 बार रेपो रेट में कटौती के बावजूद ग्राहकों को इसका लाभ न मिलने से वित्त मंत्रालय की हिदायत के बाद सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बड़ी कटौती का वादा किया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश के बैंकिंग हालात से रूबरू कराया। इस मौके पर सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने आने वाले दिनों में ब्याज दरों में भारी कटौती का वादा किया। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की बार बार हिदायत के बाद बैंकों की तरफ से ये पहल सामने आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल रेपो रेट में 75 बेसिस अंक की कमी की गई है, लेकिन बैंकों ने ग्राहकों तक सिर्फ 30 बेसिस अंक का ही फायदा पहुंचाया है। Over the next few days, and some of the bankers also felt that over the next few weeks they would be in a position to work out greater cuts. They've of course expressed their own problems relating to their balance sheets. आरबीआई ने 2 जून को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए इस साल तीसरी बार रेपो रेट में 25 बेसिस अंक की कटौती की थी। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से कटौतियों का लाभ जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद एसबीआई समेत कुछ ही बैंकों ने ब्याज दर में मामूली कटौती का ऐलान किया था। We did ask each of the banks which has a higher NPA level to explain the reasons and those groups on account of which the defaults were higher. वित्त मंत्रालय बैंकों के ऊपर एनपीए के बढ़ते बोझ को लेकर भी चिंतित है। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा एनपीए वाले बैंकों से इस बाबत जवाब तलब किया है। अरुण जेटली ने माना कि अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन को स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजनाओं पर फोकस करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने बैंकों को कृषि क्षेत्र में ज्यादा कर्ज मुहैया कराने की नीति पर काम करने को भी कहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक मामलों का वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा है। प्रांजल, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले तो जिस तरीके से 3 बार कटौती की सरकार ने और आरबीआई गवर्नर ने भी इससे पहले संकेत दिए, एक तरीके से इशारा किया था बैंकों को, और अब वित्त मंत्री को कहना पड़ रहा है, आखिर क्यों बार बार हिदायत उसके बावजूद आम आदमी तक वो लाभ नहीं मिल रहा जिसकी कोशिश शायद सरकार और आरबीआई कर चुके हैं? धन्यवाद कविंद्र, ये बड़ा आपने मुद्दा उठाया है और जिस तरह से आज वित्त मंत्री ने ये बैठक की और तमाम बैंकों को बुलाया, ये भी उनके लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले कई महीनों में जो थी ब्याज दर बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो दर थी उसको बढ़ाया हुआ था। लेकिन अब जब हालत थोड़ी सुधर रही है, तब पिछले 3 बार में जैसा आपने बताया दरें तो घटाई गई। जो रेपो रेट जैसे आपको मालूम है वो दर है जिस दर पर बैंकों को रिजर्व बैंक से पैसा मिलता है। अब बैंकों को तो सस्ता पैसा मिल रहा है, लेकिन वो सस्ता पैसा आगे ग्राहकों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? तो इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि बैंकों की अपनी माली हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है कविंद्र, और इसका जिक्र भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया जब उन्होंने कहा कि जो डूबा कर्ज है बैंकों का वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ हद तक बैंक अभी भी बहुत डरे हुए हैं
सहमे हुए हैं और उनको लग रहा है जब तक उनका कर्ज की जो हालात है, जो डूबा कर्ज थोड़ा वापस नहीं आएगा, तब तक वो आगे पैसा बढ़ाने के बारे में काफ़ी संकोच कर रहे हैं। और एनपीए को लेकर जिस तरीके का मैं कहूं कि चिंता रही है, और प्रांजल एक लंबे अरसे से ये आरबीआई और सरकारों के लिए भी, कोई भी सरकार रही हो, एक बड़ी चिंता रही है, लेकिन अब तक कोई इसका मैं कहूं कि इलाज या कोई इसकी दवा, किसी के पास कोई कारगर दवा नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या है वो ऐसा पॉइंट जहां पर आकर मैं कहूं कि सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं? ये बहुत जटिल मुद्दा है कविंद्र, क्योंकि देखिए, अधिकतर जो डूबा कर्ज है जिसको एनपीए कहते हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, वो ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा दिया गया था बैंकों के द्वारा, और वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े ही नहीं। तो वो पैसा बैंक से निकल के कंपनियों के पास तो चला गया, लेकिन कंपनियां उसको लगा नहीं पाई प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनके पास भी जिस तरह की अप्रूवल्स आने थे, जिनको जिस तरह की सरकारी हामी मिलनी थी उनको अलग अलग विभागों से, जैसे अगर आप सड़क का विभाग देखें, अगर बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवेज प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा डूबा कर जो है हाईवे प्रोजेक्ट्स में है, तो वहाँ पर अप्रूवल नहीं आ रहे हैं। तो लोगों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन वो उसको लगा नहीं पा रहे हैं, सड़क बना नहीं पा रहे हैं। तो सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि ये देखा जाए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें अभी भी काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों को हटाया जाए, जिससे जो पैसा दिया गया था उसको उठाकर काम किया जाए। और अगर वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएंगे कविंद्र, तो काफ़ी हद तक जैसे पैसा आगे लगेगा, कंपनियां उससे थोड़ा मुनाफा कमाएंगी, वो मुनाफा दोबारा बैंकों को वापस दिया जाएगा। तभी ये डूबे कर्ज की जो स्थिति है, एनपीए की स्थिति है, वही तभी ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें काफ़ी महीने, 6 महीने या 18 महीने लग सकते हैं। ये आसानी से नहीं सुलझेगा कविंद्र। और जिस तरीके से प्रांजल हमने देखा था कि पिछला जो सत्र था संसद का, वहां पर खासी चर्चा जब हुई थी एनपीए मसले को लेकर, तो एक तरह के सुझाव थे कई सारे सांसदों के, अलग अलग पार्टियों के, कि बंटवारा कर दिया जाए। जो छोटे कंज्यूमर हैं, जो कि लोन लेते हैं और जो कि मैं कहूं कि 10, 20 या 40 लाख तक के लोन लेते हैं, और जो बड़े उपभोक्ता हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके कर्ज में एक डिफरेंशिएट किया जाए और छोटे कर्ज को ज़्यादा सुलभ बनाया जाए, उनके ऋण सस्ते किए जाएं। आपको लगता है कि क्या ये एक मैकेनिज्म है जिस पर काम कर सकती है सरकार, या आगे बढ़ने के कोई संकेत दिख रहे हैं? नहीं, इस तरह के काफ़ी अच्छे सुझाव हैं, और थोड़ा-सा इसमें जैसे आपने बताया करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबारी हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं वो अलग हैं, और इन बड़ी कंपनियों के डूबे कर्ज की वजह से जो छोटे कारोबारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को ये बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इस तरह के सुझाव को अमल में लाना पड़ेगा। और इससे साथ में बड़ा मुद्दा है, जहां आज वित्त मंत्री ने इस बात भी कहा कि आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन जो ग्राहक का मूड है वो अभी तक पूरी तरह से बेहतर नहीं हुआ है। इसलिए वो जोर लगा रहे हैं बैंकों पर, थोड़ा दबाव बना रहे हैं कि जब ये ब्याज दरें थोड़ी कम होंगी तो ग्राहक का एक मूड बनेगा, वो उत्सुक होगा कि और जाके खरीदारी करे। और जब खरीदारी बढ़ती है और देश में जब थोड़ी मांग बढ़ेगी, तो उससे पूरा जो माहौल है वो बेहतर हो जाएगा। इससे ग्राहक को भी फ़ायदा होगा, उसको सस्ते दाम पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, और जो उत्पादक हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपना जो माल बना रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे थे, वो भी बेच पाएंगे। और इसी माहौल के चलते जो आर्थिक गाड़ी है वो और तेज़ रफ्तार पकड़ेगी कविंद्र। और प्रांजल, क्या सरकार की जो कोशिश एक दिखती है वो ये भी है कि फिलहाल जिस तरीके से मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन पर एक कंट्रोल है, और इस बीच में अगर बाइंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया गया, कर्ज सस्ते नहीं किए जाते, तो कुछ महीनों के बाद जब अगर मानसून ख़राब रहता है या कमज़ोर रहता है और एक बार फिर से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, तो शायद मुश्किल होगी फिर। हाँ, ज़रूर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर मानसून ख़राब होता है तो जो मांग है देश भर की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की आमदनी जो है, जो ग्रामीण इलाकों में जो आमदनी है वो बहुत कम होगी। उसके साथ चलते अगर मानसून ख़राब होगा, उससे जो आपूर्ति है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो फल और सब्ज़ी और जो धान है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सरकार चाह रही है कि थोड़ा एक मोमेंटम आ जाए, एक थोड़ी गति पकड़ ले आर्थिक व्यवस्था, अगर ब्याज दर कम हो, जिससे अगर मानसून ख़राब होता है तो वो उस गति इतनी बन जाए कि उस ख़राब हालत से थोड़ा ऊपर और जल्दी से निकल पाएँ। अगर
दोनों ही तरफ से अगर बोझ बढ़ गया आर्थिक व्यवस्था पर, तो ना तो ब्याज दरें कम हुई, ऊपर से मानसून का भी बोझ बढ़ गया, तो मामला और ख़राब हो जाएगा। तो क्या उम्मीद करें प्रांजल, एक आम आदमी जो कि कार के लिए, घर के लिए फिर छोटे सस्ते लोन लेता है, कुछ ईएमआई एक आध महीने के अंदर कुछ कमज़ोर होती दिखेगी, कुछ जेब में बोझ कम पड़ेगा? जी ज़रूर कविंद, ये तो मेरी भी इच्छा है, क्योंकि आप और हम जैसे लोगों के पास भी जिस तरह के लोन हैं अलग अलग घर और गाड़ियों के, वो कम होने चाहिए। बैंकों पर मेरा ख्याल से अब जो दबाव बढ़ा है और जो काफ़ी उनको राहत मिली है रिज़र्व बैंक से, अब वो बच नहीं पाएंगे। उनको ईएमआई का जो बोझ है जो कंज्यूमर पर है, ग्राहक पर है, वो कम करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अलग अलग बैंक जो हैं वो अपनी अपनी गति से इसको करेंगे, लेकिन थोड़ी अगर प्रतिस्पर्धा बन जाती है, थोड़ा मुकाबले का दौर इसमें बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर आपको कुछ प्रभाव दिखने लगेगा बाजार में। रंजन, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में विकास दर को लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं और मैं कहूं कि तमाम जो देश हैं वो रिवाइज करते हुए दिखते हैं अपने भविष्य के आंकड़े को लेकर, भारत के बारे में अच्छे संकेत ज़रूर हैं, अच्छे अनुमान दिख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर कितना क्रूशियल आपको दिख रहा है, ख़ासतौर पर जिस तरीके से ये आंकड़े हैं और जो सरकार की मंशा है उनको हासिल करने की? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र के बगैर कोई भी बढ़त संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह के किसी भी बढ़त के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, वो तो बैंकों से ही आएंगे या आप बाजार से उठाएंगे। अब बाजार में थोड़ा बहुत अभी मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन बैंकों के ऊपर थोड़ा ये बोझ बनेगा कि वो पैसा आगे बढ़ाएं और जितना भी डूबा कर्ज है उसको सरकार के पास ले जाएं और कुछ ऐसा सुझाव पर अमल करें या उसकी कुछ उपाय निकालें जिससे डूबा कर्ज एक तरफ हो जाए, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट हैं उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो पैसों की आवश्यकता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर पैसा पूरी तरह से पूरे सिस्टम में चला जाता है कविंद्र, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं बढ़त दर के, वो काफ़ी हद तक हासिल हो सकती है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है मॉनसून के चलते, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ जाएं और ग्राहक की मांग आगे बढ़ जाए, तो काफ़ी हद तक ये जो मॉनसून की जो दिक्कत हम देख रहे हैं जो हो सकती है, उस पर काबू पाया जा सकता है। प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। तरकश में आज हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी साहब। क्या एजेंडा है अरुणाचल को लेकर? अरुणाचल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो नीति आयोग है वहाँ राज्यों को क्या पहले से कम अधिकार देते हैं या फिर पहले से कहीं ज़्यादा? प्लानिंग कमीशन हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था। ये जितना रिसोर्सेस डेवलप हो जाएगा तो हम केंद्रों को मदद कर सकते हैं। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मियों के लिए आज का दिन राहत और सियासत से भरा रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों से मुलाकात की और वेतन संकट की लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिया। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून तक सरकार को वेतन जारी करने का निर्देश दिया। तो उपराज्यपाल ने भी 493 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इन आश्वासनों के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार कहती है काम ले हिंदुस्तान की सरकार से, जब आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए दिल्ली की सरकार से। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं दोनों। और मैं आपको यहाँ सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये मैं उठाऊंगा। 2 जून से हड़ताल पर बैठे पूर्वी दिल्ली के इन सफाई कर्मियों को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन मिला है। राहुल शुक्रवार की सुबह पटपड़गंज पहुंचे और बीते कई महीनों से जारी वेतन संकट के लिए केंद्र और दिल्ली की सरकार को निशाने पर लिया। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने भी
राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक जताया। हौसला अफजाई भी हुआ कि हमारा कोई माई बाप तो बना के किसी ने हमारे बीच में आके ये सहारा तो दिया हम लोगों को कि भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो कोई हमारा माई बाप बनने को तैयार नहीं है। बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी वो कर रही है, पार्टीबाजी कर रही है इस मजदूरों को, ये तो मैं एक भी बात नहीं कर रही। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को 15 जून तक वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने तीनों निगमों के मेयरों से मुलाकात के बाद वेतन और सफाई के काम के लिए एमसीडी को 493 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान कर दिया। इन सफाई कर्मियों ने वेतन संकट के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार के सर पर फोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए, एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है। वो ना सरकार चलाना जानते हैं और ना ही वो लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और उनकी हर चीज में एक झगड़े की प्रवृत्ति है। झगड़ा करना जानते हैं, गवर्नेंस उनके बस की नहीं है। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों की हड़ताल फिलहाल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बीते 10 दिनों में साफ सफाई नहीं होने से सड़कें कूड़ेदान में तब्दील हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ही एमसीडी में फंड आवंटन के मामले पर विवाद चल रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। स्मृति रस्तोगी के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने फर्जी डिग्री के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला टाल दिया है। पार्टी ने तोमर पर लगे आरोपों की जांच आंतरिक लोकपाल को सौंप दी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने तोमर मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री के मामले में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसकी जांच के लिए इसे आंतरिक लोकपाल समिति के पास भेज दिया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद तोमर को पार्टी से बाहर करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। पूरा मामला आंतरिक लोकपाल को दे दिया गया है। उसमें क्या क्या तथ्य विद्यालय से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटीज से प्राप्त होंगे, उसके लिए पार्टी भी पूरा मामला इकट्ठा करके अपने ढंग से उस पर निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया की डिग्रियों को लेकर भी अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तोमर का बचाव करने का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। और आज ये कहकर के आप इतिश्री कर लेंगे कि आरटीआई की जानकारी गलत दे दी, जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कौन और इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे? उधर दिल्ली पुलिस जांच के लिए जितेंद्र तोमर को लेकर बिहार के मुंगेर और भागलपुर स्थित विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज गई, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तोमर ने यहीं से कानून की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। बिहार लेके जाया गया है, मेरे ख्याल में पार्टी मॉर्निंग में पहुंची है वहाँ पर, और उसके अलावा हमारी साइमल्टेनियसली जो भी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में आवश्यक है वो हम कर रहे हैं, ताकि इस केस का जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर सकें। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को मंगलवार को फर्जी डिग्री हासिल करने के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नेस्ले इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मैगी के 9 किस्मों पर एफएसएसआई की ओर से लगी पाबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मैगी पर लगी रोक मामले में एफएसएसआई और महाराष्ट्र एफटीए को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होनी है। अदालत में नेस्ले ने दलील दी कि सरकार ने मैगी के सिर्फ 3 वेरिएंट टेस्ट किए हैं, जबकि पाबंदी सभी 9 वेरिएंट पर लगा दी गई। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि मैगी के दीवाने सिर्फ तीसरी दुनिया के देशों में ही नहीं है। नेस्ले का कहना है कि बाकी देशों में मैगी नूडल्स के मुरीदों की भरमार है। अभी क्या है, जो इनकी छवि धूमिल हो गई है मार्केट में, उस छवि को बचाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ आए हैं, ताकि कुछ रिलीफ कहीं से मिल जाए तो पब्लिक में जाके कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी ने एक्शन लिया था वो ठीक नहीं लिया था। इसीलिए जितने ऑब्जेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। सीबीएसई के प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट परीक्षा दोबारा आयोजित करने पर अपना फैसला 15 जून को सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट 3 मई को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है और इस दौरान 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर एक भी छात्र गलत तरीके से लाभान्वित होता है तो परीक्षा की गुणवत्ता खराब होती है। याचिकाकर्ता दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीबीएसई का कहना है कि 6,30,000 छात्रों में से सिर्फ 44 छात्रों के अनुचित तरीकों से लाभ हासिल करने की पुष्टि हुई है। इस वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित करना अनुचित होगा। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में गमांग ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गमांग ने कहा कि अनौपचारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की तारीख बाद में तय होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि गमांग के बीजेपी में शामिल होने से ओडिशा में पार्टी को मजबूती मिलेगी। 72 साल के आदिवासी नेता गमांग ने 30 मई को कांग्रेस से अपना 40 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। वो डिसाइड करेंगे पार्टी वाले, जो स्टेट लेवल का जो है ना प्रेसिडेंट है, वो सब यूनिट है, वो डिसाइड करेंगे। फिर हमारा धर्मेंद्र है, जुएल है और हमारा सेक्रेटरी भी है, ये सब जाएंगे कि डेट फिक्स करेंगे। लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, ज्वाइन कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 17 जून को म्यांमार के दौरे पर जाएंगे। वहां पर वो म्यांमार के राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना के 9 जून को किए गए सैन्य ऑपरेशन के बाद इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए सहमति बनाने के मद्देनजर ये दौरा अहम है। मणिपुर के चंदेल में 4 जून को हुए नागा उग्रवादियों के हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हुए थे और जिसके बाद डोवाल की देखरेख में ही म्यांमार सीमा के भीतर सेना ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हालांकि बाद में म्यांमार ने अपनी सीमा के भीतर किसी भी ऑपरेशन की बात से इनकार किया था। भारत और म्यांमार के बीच 2014 में सीमा समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 से हर साल 12 जून को बाल मजदूरी उन्मूलन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। 13 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में मजदूरी पर की रोकथाम की कोशिश बहुत कारगर साबित नहीं हुई। एक गैर सरकारी संगठन के आकलन के मुताबिक जिस दर से बाल मजदूरी कम हो रही है, उस हिसाब से इसे पूरी तरह से खत्म होने में 100 साल भी लग सकते हैं। शुक्रवार का दिन जब पूरी दुनिया में बाल मजदूरी को खत्म करने के दिवस के तौर पर मनाया जा रहा था, तो पार्वती को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 10 साल की पार्वती का दिन रोजाना की तरह सुबह 5 बजे शुरू हुआ। सूरज निकलते ही वो और उसकी 2 छोटी बहनें माँ बाप के साथ काम पर निकल गईं। यहाँ गंदे, बदबूदार और छितराए हुए कूड़ों को समेटना उसकी नियति है। स्कूल जाना अच्छा लगता, फिर मम्मी पापा को हाथ छिल जाते, बदबू आती, फिर मम्मी पापा को मदद करने के लिए हम ये काम करते हैं। ये पार्वती की ही तरह देश के लाखों बच्चों की कहानी है। गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई के मुताबिक इनसे पूरी तरह निजात पाने में देश को 100 साल और लगेंगे। आकलन के मुताबिक देश में इस वक्त हर साल 2.2% की दर से बाल मजदूरी में कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी मजदूरी में जुटे हैं। चौंकाने वाले तथ्य शहरी इलाके के हैं, जहां 10 साल के दौरान बाल मजदूरी कम होने के बजाय 53% बढ़ गई है। हालांकि ज्यादा मजदूर देहातों में हैं, करीब 80%। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बाल मजदूरी से जुड़े पिछले कानून में संशोधन करते हुए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की बात कही, लेकिन पारिवारिक उद्यमों को इसके दायरे से हटा दिया। मेरे कहाँ से खर्चा आएंगे? जॉब पे काम करेगा 3 बच्चे मेरे साथ तो अपना 2 पैसे आएंगे, और काम नहीं करेंगे तो इतना पैसा कहाँ से आऊँ? पुराने कानून के तहत कूड़ा बिनना खतरनाक उद्यम के दायरे में आता था, लेकिन संशोधन के बाद इसे उस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। बाल अधिकार संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। We are at a position where we want to develop as a country. I think we will have a population which will remain underdeveloped. It will have definitely a strong impact on our economy tomorrow. Also, what is going to happen is that the whole concept of childhood is going to suffer. We will not be able to give our children education today, and therefore the generation tomorrow will suffer. क्राई की रिपोर्ट के मुताबिक 55 लाख यानी आधे से ज्यादा बाल मजदूर देश के सिर्फ 5 राज्यों में रहते हैं। ये राज्य हैं बिहार,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर में चीन के दखलंदाजी के खिलाफ फिलीपींस ने मीडिया में वीडियो अभियान चलाने का फैसला किया है। फिलीपींस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हजारों लोगों ने मनीला में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और इस एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की समुद्री सीमा में चीनी अतिक्रमण के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। तेल और गैस खनन के मामले में भारत के भी व्यावसायिक हित दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा में अतिक्रमण को लेकर चीन से नाराज है। फिलीपींस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग राजधानी मनीला की सड़कों पर उतरे और चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। फिलीपींस सरकार ने अपनी समुद्री सीमा में चीनी घुसपैठ के खिलाफ अब मीडिया में डॉक्यूमेंट्री अभियान चलाने का भी फैसला किया है। Part yun ng information, education and communication campaign ng ating pamahalaan on the West Philippine Sea issue. Bukod doon, yun nga, meron kaming multi-sectoral forum na ginagawa namin yung pag-ikot namin sa iba't ibang region, part of that campaign. नौवहन के अधिकार नाम से फिलीपींस की ये डॉक्यूमेंट्री दरअसल चीनी मीडिया में दक्षिण चीन सागर को लेकर चलाए जा रहे प्रचार का जवाब है। दक्षिण चीन सागर इलाके में फिलीपींस के अलावा ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश अपनी समुद्री सीमा में चीन की दखलंदाजी को दादागिरी करार देते रहे हैं। लेकिन हाल में जर्मनी में हुई G7 देशों की बैठक में जब दक्षिण चीन सागर का मसला उठा तो चीन ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। 我们要求八国集团、七国集团切实的尊重事实，摒弃偏见，停止发表不负责任的言论，切实的来多做有利于解决问题。 दक्षिण चीन सागर से भारत के भी व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। ONGC को वियतनाम से तेल खनन का ठेका मिला है, लेकिन चीन इसका भी विरोध करता रहा है। दरअसल चीन इस पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता रहा है, लेकिन भारत ने चीन को इन परियोजनाओं का राजनीतिकरण नहीं करने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।